चुनाव के पहले पहले तक के नजर के सामने दिखने लग जाए, यानी कि आम वोटर जो है उसको लेकर प्रभावित हो सके शहरी वोटर। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रीवा महिला सम्मेलन में सीएम शिवराज ने विकास का तोहफा दिया है। एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। रीवा को नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। महिला सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही महिला उत्थान के लिए किए जा रहे काम के लिए सीएम शिवराज की तारीफ भी की। और आज मैं एक ऐलान कर रहा हूं, रीवा भी सुने और बिंद भी सुने। भोपाल से लेके सिगरौली तक, भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिगरौली, ये सीधा सीधा बिंद एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। बिंद एक्सप्रेस वे भोपाल से सिंगरौली, ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा। उद्योगपति मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की जाएगी। ये केवल कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये उद्योगों का जाल बिछा के नौजवानों को रोजगार देने का महाअभियान होगा। वहीं रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि यह टर्म आपकी वजह से मिला है। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया का चेहरा दिखाया कि मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे। इस वजह से ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। सूरत सिंधिया की दिखाई गई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया गया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर पूरे प्रदेश को तबाही की तरफ ले जाने के आरोप लगाए और कहा कि तब सिंधिया जी ने कमलनाथ को बाय बाय कहा और मामा के साथ आ गए। और मैं सच कहूं, इस टर्म में मैं आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। अरे भैया, पिंड ने तो मुझे खूब दिया था। रीवा ने 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया और उनने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले उन्हें नंबर मिल सकें। उन्होंने रीवा में आयोजित महिला सम्मेलन पर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रभारी ने कमलनाथ सरकार में हुए कामों की तारीफ करते हुए कहा कि उस दौरान सरकार को कम समय मिला, लेकिन कई अच्छे काम हुए। कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, आज मुख्यमंत्री रीवा में हैं, वहाँ महिला उद्यमी उनका सम्मान कर रहे हैं। महिला सम्मान सम्मेलन चल रहा है। जो खेल में महिलाएं हैं, लड़कियां आगे हैं, उनका सम्मान किया है। तो क्या ये, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो आधी आबादी जो है मध्य प्रदेश की, उसको टारगेट करके सम्मान दे रहे हैं चुनावी फायदे के लिए? बात ये काम ही सारे चुनावी फायदे के लिए करने की कोशिश करते हैं। जब से इन्होंने बेईमानी से हमारी सरकार गिराई थी, कमलनाथ जी वाली, तो उसके बाद इनका पूरा समय देख लें। वो समय ये मौज मस्ती में बिताते रहे। एक भी संजीदगी के साथ कोई ऐसा विषय इन्होंने ले लिया जिसके ऊपर इनको 100% मार्क मिल सके, चाहे कोई विषय हो। तो आज अब ये अफरा तफरी में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे इनके हैं बेशुमार, रोज निकलते रहे। मिड डे मील तक में अगर भ्रष्टाचार है, सड़कों में भ्रष्टाचार है, नौकरी देने में भ्रष्टाचार है, कोई तो ऐसा मुद्दा हो जहां ये समझे कि हमने ये काम कर दिया। तो अब ये सिवाय दिखावा कर रहे हैं। इस समय जब आप चुनावी साल में आते हैं
तो कोई भी स्कीम अगर आप देते हैं इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है, और ये बेईमानी मैं दिखा रहा हूँ कि इनके मन में बेईमानी है, ये कोई स्कीम लागू करने वाले नहीं है। हम जो कह रहे हैं हमारी कॉन्टिन्यूटी है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय जिस तरह किसानों के कर्जे माफ हुए, जिस तरह गौशालाएं बनी हैं, जिस तरह स्कूलों में सुधार हुआ है, सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है, बिजली 100 रुपये 100 यूनिट, तो हम शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पे हमने काम ना किया हो। जो कच्ची नौकरी वाले थे उनको पक्का करने के लिए हमने स्कीम बनाई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि समय बहुत कम मिला, वरना आज हम आपके सामने बहुत चीज़ें कह सकते थे कि हमने ये काम किया। हमने उस 1.25 साल के अंदर कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, पूरी कांग्रेस एक थी, हमने लोगों की सेवा करी है, दिल से सेवा करी है। कांग्रेस का नाम ही और काम ही सेवा करना, और कोई दूसरा काम नहीं हमारा। तो जेपी अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत कम समय मिला था और उस समय जो काम किए, जो सेवा करी, उसका फायदा अब चुनाव में फिर मिलेगा, क्योंकि जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पर इन्होंने सवाल उठाया कि जब समय था तब कुछ नहीं किया, चुनावी वर्ष में फिर आकर प्रलोभन दे रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर जंग छिड़ी हुई है, और इसी बीच मध्य प्रदेश में सत्ता के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में राजवाड़ा को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर राजवाड़ा को बेचने का आरोप लगाया, और अब कांग्रेस इसे लेकर सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी हमलावर। बेचने का प्रयास हुआ था, ये होलकर राजाओं की तरफ से हुआ था। और जिस सन की बात कर रहे हैं 1968 में, उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल और महापौर थे सुरेश सेठ। तो इन दोनों ने इसको रोकने का पूरी कोशिश की थी और रोका था, क्योंकि इसके खिलाफ, राजवाड़े को बेचने की कोशिशों के खिलाफ बालाराव इंगले के नेतृत्व में, चाहे वो शिवाजी मोहिते रहे हों, चाहे शील कुमार निगम रहे हों, चाहे सुभाष कर्णिक रहे हों, इन्होंने एक जन आंदोलन जैसा चला दिया था। अगर हम पुराने लोगों से बात करें, सबको मालूम है कि राजवाड़ा उस समय बेच दिया गया था और एक जन आंदोलन हुआ था। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जब जन आंदोलन हुआ था तो मैं भी उस तरह देखने गया था कि राजवाड़ा कैसे बिक सकता है, ये तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। चूँकि मैं तो बहुत छोटा था तब की बात है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने राजवाड़ा बेचने का प्रयास किया था, बेच ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। साल 2023 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो जिले की 4 विधानसभाओं में से एक होशंगाबाद विधानसभा, जो संभागीय मुख्यालय की विधानसभा भी है, उस पर बीजेपी का कब्जा लगातार बना हुआ है। होशंगाबाद विधानसभा से बीते 2 चुनावों से बीजेपी के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा विजयी रहे हैं। विधानसभा के लोगों की यदि बात की जाए तो विकास को लेकर लोगों की राय आम है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन संभागीय मुख्यालय सहित इटारसी में पार्किंग सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 ने आपको सुनाते हैं। समय हम मौजूद हैं नर्मदापुरम जिले की होशंगाबाद विधानसभा में। 2008 के विधानसभा चुनावों के दौरान होशंगाबाद विधानसभा अस्तित्व में आई, जिसके बाद से अब तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। यदि इस विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मां नर्मदा के किनारे पर स्थित है। नर्मदा संरक्षण और रेत का उत्खनन एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कृषि प्रधान जिला होने के नाते यहाँ पर कृषि से जुड़े व्यवसाय ही संचालित होते हैं, लिहाजा किसानी की बात करना भी बेहद जरूरी होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और विकास की बात की जाए तो कहाँ पर यह विधानसभा है। जी, यदि बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या स्थिति है? नहीं, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वर्तमान समय में सेठानी घाट पर एक समस्या उत्पन्न होती है पार्किंग को लेकर, और चूंकि नर्मदा क्षेत्र है, बहुत सारे तीर्थयात्री बाहर से आते हैं, तो वहाँ पर जो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान में क्या हुआ, कल रात को किसी वाहन के द्वारा या असामयिक तत्व के द्वारा एक टक्कर मारी गई है, तो वहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। वहीं गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में चुनाव को लेकर क्या विचार हैं, इसको लेकर न्यूज़ 18 ने जनता से बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं।
नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और इस वक्त मैं राजू विधानसभा के ग्राम बेलर में हूं और आइए यहां जानते हैं कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मुद्दा है, वोटर क्या बोलते हैं, क्या कुछ मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में वो मतदान करेंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? मुद्दे वह क्या है कि सबसे बड़े मुद्दा ये है कि हमारे वो राजनीतिक विधान क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत ये पानी की कमी है। इमरान साहब, हाँ, पानी की कमी है। बताइए, पानी की कमी इस बार क्या मुद्दा रहेगा? रबी फसल के लिए पानी की मांग सबसे बड़ी मुद्दा है राज्य विधानसभा मतलब बेलर क्षेत्र में, मतलब रबी फसल के लिए पानी जो मांग किया गया था पानी नहीं दिया गया, इसलिए किसान मतलब बेतहाशा है, मतलब गरीबी से जूझ रहे हैं और इधर महंगाई बढ़ रहे हैं। मुद्दे सिर्फ मतलब बेरोजगारी और महंगाई और रोड। तो देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या लगता है कि स्वास्थ्य सुविधा ठीक है, ये सब चीज ठीक है? यहाँ कोई ठीक नहीं है। हाँ। कोई ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या मुद्दे रहेंगे? सुई लगाने जाओगे तो वहाँ कोई सामान नहीं रहता। हाँ। अस्पताल में। हाँ। सड़कें कैसे है? सड़क इस बार कैसा है? सड़क तो पूरा गड्ढा है, सड़क कम है, गड्ढा ज्यादा है। हाँ, सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा है, बताइए। ऐसे तो अभी सड़क जो है अभी चैत्रा बोर्ड से जो अपने घटर रानी जतमई छुया होते जाते हैं वो सड़क तो अभी ठीक है, लेकिन हमारे जो ग्राम बेलर में मैं जो सोचता हूँ प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य की कमी, जो उप स्वास्थ्य केंद्र उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलना चाहिए एवं कर्मचारी की तत्काल व्यवस्था करना चाहिए कि ताकि आसपास के 10 किलोमीटर के जो ग्रामीण है उसको इसका लाभ मिल सके। बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? बड़ा मुद्दे इस बार हम लोग पानी मांग किए हैं, लगातार 7-8 आदमी यहाँ से निकले हैं हम लोग पानी मांग करने के लिए, रबी फसल के लिए, लेकिन हम लोग को पानी नहीं मिला है यहाँ तक। तो देखिए, रबी फसल के लिए पानी की मांग की लेकिन पानी नहीं मिला, तो आने वाले 2023 में ये बड़ा मुद्दा रहेगा। बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा? पानी का मुद्दा। पूरे हमारे विधायक हैं अमितेश शुक्ला, पूरे 5 साल श्याम भैया ने बनाए हैं, डैम करके बोला है, 5 साल में 1 साल भी नहीं दिया है। क्या रहेगा इस बार मुद्दा, चुनावी मुद्दा? इस साल चुनावी मुद्दा बेरोजगारी है और अभी तो सरकार बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं और प्लस धान की भी खरीदी कर रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात ये दिक्कत है कि रसोई जो गैस है, पेट्रोल की जो कीमत है वो पूरा जनता के ऊपर मार पड़ रहा है। अगर हम पेट्रोल अगर डलवा रहे हैं, ट्रैक्टर में जा रहे हैं, 800 के बलदा 1000 रुपये ठोक रहे हैं और जो गैस है आज के डेट में 1100 रुपये 1200 रुपये में बिक रहे हैं एक सिलेंडर। तो गरीब किसान क्या करेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गैस का जो मुद्दा है, गैस तो बांट दिया है सरकार, लेकिन उसका जो अमल नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? फतेहलाल साहू। देखिए, फतेहलाल ने बताया कि महंगाई इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। गैस का जो दाम है ये 2023 चुनावी मुद्दा रहेगा। चुनावी मुद्दा बिल्कुल रहेगा। ये क्या मुद्दा रहेगा काका इस बार किसानों के लिए क्या सोचनी चाहिए सरकार को? आप जब वोट डालेंगे 2023 में तो क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप वोट डालेंगे? महंगाई के मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। और क्या क्या मांग रहेगी? पानी की और बस स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में क्या कुछ गड़बड़ी आपको नजर लगता है? कमी अभी यहाँ वो स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, भवन भी जर्जर है। उसको प्राथमिक स्वास्थ्य में बदला जाए। तो देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। एक यहाँ पर देखिए कि एक दुकान है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हाँ, बताइए। देखो भैया, आज के दिन में सब चीज के महंगाई है ना। हमारे मन कर महागरीबी के राशन कार्ड है ना, हमारा इंदिरा आवास मिलिस ना, गैस सिलेंडर मिलिस, कोई भी चीज में लाभ नहीं हुई। तो क्या मतलब हमारा सरकार बना से? क्या नाम है आपका? लता साहू। तो इस बार जब 2023 विधानसभा चुनाव होगा तो क्या मुद्दे को सोचकर आप वोट डालेंगे? अब वो वोटे डाले नहीं जानते, ऐसा लगते हमला तो कौन ला बनावे, कोई भी बनते, कोई भी देवे नहीं कर। क्या मतलब भैया हमारा बनाए से वोट दे से, है ना भाई? कोई भी कहीं लाभ मिला थे तो ये देकर हमरो घर बनीस गाते, इंदिरा आवास एक ठन मिलिस, ते हमारा गैस सिलेंडर मिलिस, ये भी बात आती तो हमारा खुशहाली लगती। मात्र हमारा चावल बस खाथन मिला थे। तो देखिए, लोगों की नाराजगी भी है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आवाज भी नहीं मिला है और राशन कार्ड भी बहुत लोगों का नहीं बना है। तो क्या कुछ मांग रहेगा काका? अरे भैया, हमारा 80 साल उम्र हो गए, 300 रुपये पेंशन देते। कुछ नहीं हुआ वहाँ। डॉक्टर यहाँ जाता 200। नाम है दादा आपको? चुनूराम विश्वकर्मा। कितना साल चल रहा है आपको? 80। कितना मिलता है पेंशन? 350। 350। तो इस महंगाई में 350 रुपए में कैसे घर चलाते हैं? क्या करेंगे, पड़े उपास और क्या कर दाल चालते बेले हो गए। जी बिल्कुल। तो देखिए, लोगों की भी नाराजगी है। यानी इस बार जो 2023 विधानसभा चुनाव है इसमें आम जनता का कई बड़े मुद्दे होंगे। वो मुद्दे बेरोजगारी के हो सकते हैं, मूलभूत सुविधाएं की हो सकती है,
तमाम जो पेंशन के मुद्दे हो सकते हैं, काफी बड़े मुद्दे हैं जो जनता से हम बात किए तो सामने आया है। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए गांव के साथ और एक आम जनता के मुद्दों के साथ। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।